सुबह एक उपहार की भांति होती है। इसे प्रसन्नता और विश्वास से स्वीकार करें और सूर्य की हर एक नई किरण आपके जीवन में नई ऊर्जा का विस्तार करे। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन पल पल से मिलकर बनता है और हर एक क्षण का अपना महत्व होता है। जीवन में कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, लेकिन जितना महत्वपूर्ण जीवन में सफलता का क्षण होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है असफलता का क्षण। क्योंकि असफलता का समय जो होता है वो जीवन में सफलता के बीज बोने के लिए उत्तम समय होता है। समय में अक्सर महत्व को पहचानना आवश्यक है और जीवन के विस्तार के लिए समय का सही उपयोग करना अति आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, मंगलवार, अनुराधा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। किसी भी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके वस्त्रों से नहीं बल्कि उसके विचारों और व्यक्तित्व से होती है। जितने सुंदर विचार उतना ही प्रभावशाली व्यक्तित्व। जिस प्रकार किसी भवन की नींव मजबूत आधार पर टिकी होती है, अर्थात जितनी मजबूत नींव होगी उतना ही मजबूत भवन होगा, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की नींव और व्यक्तित्व टिका होता है संस्कारों पर। अपने संस्कारों को बदलने के लिए अपने विचारों में परिवर्तन अति आवश्यक है। सकारात्मक विचार न सिर्फ जीवन की दिशा बदल सकते हैं बल्कि उसके विकास और प्रगति के लिए भी उपयोगी होते हैं। योग एक ऐसा माध्यम है जिसे जीवन दर्शन कहा जाता है, यानी जीवन को किस ओर ले जाना है, जीवन की स्थिति में कैसा परिवर्तन करना है, ये सब हमें योग सिखाता है और साथ ही जीवन में सम अर्थात समानता में रहने की प्रेरणा भी देता है। आइए आज का सुविचार देखते हैं और जान लेते हैं कि योग के माध्यम से कैसे अपने जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष सच्चिदानंद स्वरूप को शीघ्र ही प्राप्त होता है। Renunciation is hard to attain without yoga. The yoga harmonized sage quickly goes to supreme power. योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति की पहचान है, जीवन जीने की कला है और जीवन का अर्थात स्वस्थ जीवन का वरदान है, विज्ञान है। इसे अपने जीवन में अपनाकर न सिर्फ जीवन को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का जिक्र किया और इसके विषय में बताया कि किस तरह से अष्टांग योग हमारे जीवन के हर दशा में परिवर्तन में सहयोगी है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। योग
एक प्राचीन पर सदैव अद्यतन स्वरूप वाली वह विशेष विद्या जो साधारण रूप से शारीरिक व मानसिक तथा विशेष रूप से आध्यात्मिक स्वास्थ्य को परिभाषित करती रही है। यह योग ही है जिसने मानव की ध्यान व धारणा शक्ति को बढ़ाते हुए उसके एकाग्रतापरक कौशल को भी एक नई दिशा दिखाई है। वह चाहे बालक के मानसिक विकास के उत्कर्ष के रूप में दिखता हो या फिर अत्यंत एकाग्रता की अपेक्षा रखने वाले कुशलतापरक उपक्रमों में। और इस तथ्य को आज न केवल भारत अपितु समस्त विश्व समान भाव से स्वीकार रहा है। योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। यह सच है कि आज का समाज योग को साधारण रूप से शारीरिक सौष्ठव बनाए रखने वाले एक अभ्यास के रूप में ही सीमित कर देख रहा है, जहां आसन तथा प्राणायाम को ही योग समझकर महर्षि पतंजलि को सर्वप्रथम योग विद्या के प्रवर्तक के रूप में स्वीकारा जाता है। ऐसे में योग के वास्तविक इतिहास को संस्कृत वाङ्मय के सबसे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जान लेना अत्यावश्यक हो जाता है। संस्कृत ग्रंथों से अनेक उद्धरण प्राचीन हमें प्राप्त होते हैं योग के बारे में, जिसमें ऋग्वेद से मेधातिथिकाण्व का मंत्र प्रथम मंडल के 18वें सूक्त में मिलता है, जिसमें कहा गया है साधीनाम योगाम इन्वति, अर्थात योग और ध्यान को एकत्रित करने पर, एक साथ लगाने पर विपश्चित, बहुत विशाल चित्त का मनुष्य स्वामी बनता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो अथर्ववेद एवं यजुर्वेद में योग के अलग अलग रेफरेंसेस प्राप्त होते हैं, किंतु अष्टांग योग का पहला संपूर्ण उद्धरण हमें योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति में इस पुस्तक में प्राप्त होता है, जो कि अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले प्रकाशित हुई है पांडुलिपि में। किंतु संपूर्ण योग को एक विधा के रूप में, एक प्रस्थान बिंदु के रूप में प्रस्तुत करते हैं पतंजलि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। योग के सैद्धांतिक उल्लेखों व उद्धरणों के साथ साथ योग के मूर्त या प्रायोगिक रूपों के विवरण भी हमें पौराणिक व पुरातात्विक संदर्भों के रूप में प्राप्त होते हैं। पौराणिक स्रोतों के अनुसार भारत में योग की शुरुआत त्रेता युग में होती है, जब कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत हुई, और हम पाते हैं कि कुछ योगासन पशुओं की अनेक मुद्राओं से प्रभावित हैं। पुरातत्व की दृष्टि से आगे बढ़ें तो हमें इंडस वैली या हड़प्पन संस्कृति में एक योगी पशुपति की मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष का है। वो योगी चिन्ह मुद्रा में, इस तरह की हथेली नीचे के हुए चिन्ह मुद्रा में बैठा हुआ है। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इंडस वैली से प्राप्त हुई योग की मुद्राएं आगे बढ़ती हैं और ईसा से 700 वर्ष पूर्व राजस्थान के बालाथल में हमें दूसरा पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, जहां पर एक योगी समाधिस्थ है, वह भी इसी तरह की चिन्ह मुद्रा में। योग के प्राचीनतम व नवीनतम संदर्भों तथा परिपाटियों के आलोक में योग विद्या की वैज्ञानिकता पर भी निस्संदेह अब फिर से युगानुरूप नवीन शोधों की आवश्यकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना हमें दी है पतंजलि ने, वो ये कि परचित्त ज्ञानम, योग के द्वारा दूसरे व्यक्ति के चित्त में उभरने वाले विचारों का अध्ययन हम कर सकते हैं। और भी कुछ दिनों पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक ऐसा प्रयोग भी हुआ है जिसमें ब्रेन ट्रांसमीटर और ब्रेन रिसेप्टर बना लिए गए हैं, जिनके द्वारा वो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं अपने मन में सोच करके, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल रहे हैं। निस्संदेह योग को अब आसन व प्राणायाम की सीमा से उठकर उसे उस वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में समझने का समय आ गया है, जिसके कारण भारतीय ज्ञान परंपरा में योग विद्या का अत्यंत महनीय स्थान रहा है।
नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता, ये श्रेष्ठ व्यक्तियों की पहचान है और जीवन को सुगम बनाती है। योग हमें इन सभी गुणों का ज्ञान देता है, इसलिए योग को अपने जीवन में अपनाना सभी के लिए अनिवार्य और उपयोगी है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विचारों और व्यक्तित्व का असंतुलन जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है और जीवन शैली का असंतुलन समस्या उत्पन्न करता है स्वास्थ्य के लिए। आजकल जीवन शैली से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना बढ़ गई है और इसका कारण है खान पान, आहार और जीवन शैली में गड़बड़ी। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक एक गंभीर अवस्था है जिसका परिणाम व्यक्ति के आने वाले जीवन के रूप पर हो सकता है। पक्षाघात जैसी जटिलताएं इसमें हो सकती हैं। आवश्यकता है कि इसके विषय में जानकारी हो कि वो कौन से कारक हैं जिनसे स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक की संभावना बढ़ती है और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में इलाज किस प्रकार किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कि कौन सी सावधानियां अपनाकर अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सकता है। स्ट्रोक दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक वो स्थिति है जिसमें मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्तवाहिका में अवरोध के कारण रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी अवस्था में रक्त वाहिका के फटने से रक्त का रिसाव होने लगता है और रक्त वाहिका से निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग में रक्त नहीं मिलता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है और वो भाग अक्षम हो जाता है। स्ट्रोक या लकवा या उसको पक्षाघात के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल इमरजेंसी है। आमतौर पे जो कॉमन लक्षण होते हैं उसमें ये जाना जाता है या देखा जाता है कि सडनली बोलने में दिक्कत होना, एक साइड की कमजोरी आना, एकाएक देखने में दिक्कत होना, चाल बिगड़ जाना और मुंह टेढ़ा होना या मुंह से बात करने में एक तरफ से पानी का गिरना या एक तरफ से राल का गिरना, ये कॉमन लक्षण माने जाते हैं। आमतौर पे इसमें हम लोगों को बी फास्ट नाम से इसको सिखाते हैं, जिसमें हम लोग उनको ये बताते हैं कि आपका बैलेंस, आपका आईज, आपका फेस, आपका आर्म, आपका स्पीच और टी से टाइम मतलब वक्त, कि आप जैसे ही ये लक्षण पकड़ें वैसे ही आप तुरंत पास के बड़े अस्पताल में जाएं ताकि आपका वहाँ पर डॉक्टर आपके सिम्टम को समझे, फिर आगे उसका उपचार प्रॉपर्ली किया जाए। कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। मोटापा, उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग, मधुमेह, शराब का सेवन, बढ़ती उम्र, अनियंत्रित जीवन शैली और आनुवंशिक कारक, इनसे स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। सही इलाज से स्ट्रोक के प्रभाव को कम किया जा सकता है और व्यक्ति अपने दैनिक कार्य करने में काफी हद तक सक्षम हो सकता है।
कुछ उपचार ऐसे हैं जिसको हम लोग को 4.5 घंटे के अंदर ही करना होता है, खासकर उस स्ट्रोक में जो इस्कीमिक स्ट्रोक है, जिसमें अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ रहे हैं और आपका ब्रेन का सीटी किया जाएगा, ब्रेन के सीटी में देखा गया कि हैमरेज नहीं है ब्रेन में और अभी डैमेज के बड़े लक्षण नहीं हैं, तो उसमें थ्रोम्बोलिसिस नाम से एक दवा है जिसको दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में, इसलिए ताकि जो अगर किसी नली में रुकावट है या क्लॉट जमा हुआ है तो वो पर्टिकुलर इंजेक्शन देने से क्लॉट टूट जाए और नली में खून का उपचार दोबारा शुरू हो जाए और ब्रेन के सेल्स को वापस खून और न्यूट्रिशन मिलने लग जाए ताकि वो रिकवर कर जाए। तो ये सब कुछ एक सिस्टम से किया जाता है, हिस्ट्री, सीटी स्कैन, ट्रीटमेंट, और अगर आपके ब्रेन में लेट्स से हैमरेज है और बड़ा ब्लीडिंग है तो हम लोग न्यूरोसर्जन की हेल्प से कहीं ऑपरेट करा के वो ब्लीडिंग को निकाल भी सकते हैं। स्ट्रोक के बाद का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है और हर व्यक्ति के ठीक होने यानी रिकवरी की दर अलग होती है। कुछ लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ मामलों में शारीरिक और मानसिक उपचार व सहायता की आवश्यकता होती है। स्ट्रोक के बाद व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों के सहयोग, सही चिकित्सीय देखभाल और मानसिक समर्थन की आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर का जानना कि मेरे को है या नहीं, और अगर आपको है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है डायबिटीज, ब्लड शुगर। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, धूम्रपान। चौथा है अल्कोहल, तो उसको ना ही लेना ही सही है अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। पांचवा है खाने पीने में कंट्रोल करना। आमतौर पे ज़्यादा फैट खाना, ज़्यादा सॉल्ट खाना, ज़्यादा शुगर खाना, कार्बोहाइड्रेट्स खाना हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर, एक कंसर्न माना जाता है आज की डेट में, क्योंकि हम लोग सब बिजी हैं, अपने कामों में भी बिजी हैं, बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है। तो स्ट्रेस को कम रखिए, अपने आप को मेंटल रिलैक्सेशन में रखिए, योगा करिए। इम्पॉर्टेंट सलाह है पब्लिक को कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए और रेगुलरली, चाहे आप हफ्ते में 3 दिन मिनिमम कोई ना कोई व्यायाम या एक्सरसाइज ज़रूर करें आधा घंटा, ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। स्ट्रोक के समय आवश्यक है कि जल्द से जल्द इलाज मिले। सही इलाज और फिजियोथेरेपी की सहायता से जटिलताओं को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्ट्रोक को दूर करने के लिए इलाज के कई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अपनी जीवन शैली में पहले से ही बदलाव किया जाए, जिससे ये समस्या और जीवन शैली से संबंधित अन्य समस्याओं की संभावना को भी कम किया जा सके। और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक महामंत्र है योग। आइए अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाते हैं, योग को अपनाते हैं और आज योग प्रभाग में जान लेते हैं कि किस तरह से वृक्षासन करने से आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इसे करने की सही प्रक्रिया या तरीका क्या होना चाहिए। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं जीवन में स्थिरता आए, चाहे फिर वो तन के धरातल पर हो या मन के धरातल पर। आध्यात्मिक उन्नति भी चाहते हैं और ये सारी स्थिरता तब आती है जब हम शरीर और मन दोनों के धरातल पर बैलेंस्ड रहना सीखें। ये बैलेंस हमें योग की कुछ क्रियाएं बहुत आसानी से देती हैं। उन्हीं में से एक क्रिया है, एक आसन है जिसका नाम है वृक्ष आसन। कुछ टेक्स्ट में इसको वृक्ष आसन लिखा गया, कुछ स्कूल्स ऑफ योग में इसको ध्रुव आसन भी कहा जाता है। ध्रुव क्यों? क्योंकि ये हमें हजारों की भीड़ में अलग दिखाता है। वृक्ष क्यों? क्योंकि वृक्ष जैसी स्थिति बनती है और यथा नाम तथा गुणा, वृक्ष की तरह ही ये हमें स्टेबल बनाता है। ये हमारी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, ये हमारे मेमोरी, विजडम और इंटेलिजेंस देता है और उसी के साथ साथ ये हमारे मन की दृढ़ता को भी बढ़ाता है। बच्चों में हाइट बढ़ाने का काम तो करता ही है, बुजुर्गों में मेमोरी को बेटर करता है और जो स्कूल गोयर्स हैं उनके कंसंट्रेशन के लिए बहुत बहुत लाभकारी आसन है। वृक्षासन का अभ्यास हम खड़े होकर के करते हैं। कैसे करना है वृक्षासन, आइए जानते हैं। वृक्षासन के लिए इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाते हैं, आंखों को आई लेवल पर टिका देते हैं ताकि बैलेंस को मेंटेन कर सकें। फिर अपने बाएं पैर पर पूरे शरीर का वजन डालिए, दाएं पैर को इस तरह से फोल्ड करेंगे
और इनर थाई में टच कर देंगे। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और आपस में मिला लेना। अपर बॉडी को ऊपर की तरफ खींच करके रखेंगे। इस स्थिति में बैलेंस को मेंटेन रखना, यथा सामर्थ्य रुकना नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर सांस छोड़ते हुए पहले हाथों को वापस ले आए, फिर पैर को भी वापस ले आए। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी ओर भी दोहराते हैं। बस बैलेंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप आरंभिक स्थिति में इसे कर रहे हैं तो आप सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, पर सही मायने में बिना सपोर्ट के ही ये किया जाना चाहिए। फिर दोनों हाथों को वापस लाए, पैरों को भी वापस ले आए, दोनों हाथों को मिलाकर पैरों को खोलकर शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। वृक्ष आसन का अभ्यास 3 से 5 बार तक दोहराया जा सकता है दोनों पैरों से। कौन इसको नहीं कर सकता? जिन्हें चक्कर आने की समस्या है, जिन्हें वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जो स्थिरता नहीं है, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते, इंजरी ना हो जाए इस वजह से वो इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आप सब खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। ज्ञान उस अंधकार की तरह है, एक ज्योति की तरह है जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है। तो आप भी योग का ज्ञान अपनाकर अपने जीवन को प्रकाशमय कर सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हम जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत हमारी संस्कृति की पहचान है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के साथ। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको शिष्टाचार के कुछ वाक्य सिखाएंगे, जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप इन वाक्यों को कहीं अवश्य लिख लें और बारंबार इनका अभ्यास करते रहें। आइए सीखते हैं इन वाक्यों को, इन फ्रेजेस को। अगर हमें कहना हो ऐसा ही हो, तो इसके लिए संस्कृत में कहेंगे तथैव अस्तु। तथैव अस्तु। मैं जानता हूं, इसे संस्कृत में कहेंगे अहम जानामि। अहम जानामि। जी, वह ठीक है। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे आम तत् सत्यम। आम तत् सत्यम, अर्थात हाँ, वह ठीक है, सही सूचना है। तो इसे संस्कृत में कहेंगे समीचीना सूचना। समीचीना सूचना। जरा सा या थोड़ा सा, इसे संस्कृत में कहेंगे स्वल्पम एव। स्वल्पम एव। वह क्यों नहीं होता, यदि इसे संस्कृत में बोलना हो तो कहेंगे किमर्थम तद न भवति। किमर्थम तद न भवति। खैर छोड़िए या जाने दीजिए। इस भाव के लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु नाम। भवतु नाम। ऐसा भी है क्या, इसे संस्कृत में कहेंगे एवं अपि अस्ति किम। एवं अपि अस्ति किम। और क्या, इसके लिए कहेंगे अथ किम। अथ किम। नहीं तो, इस पद के लिए प्रयोग करेंगे नैव किल। नैव किल। ठीक है, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे भवतु। भवतु। आइए, इसके लिए संस्कृत में प्रयोग होगा आगच्छतु। आगच्छतु।
बैठिए, इसके लिए प्रयोग होगा उपविशतु। उपविशतु। यदि थोड़ा इसमें आदर आप जोड़ना चाहते हैं तो इसमें आप कृपया पद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कृपया उपविशतु, कृपया बैठिए। बिल्कुल नहीं, इसके लिए संस्कृत में कहेंगे कदापि न, कदापि न। और क्या? किमन्यत, किमन्यत। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। जीवन एक रण के समान है और इस रण में स्वयं ही कृष्ण, स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना सारथी बनकर प्रतिदिन जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्रयासशील रहिए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। और यदि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है तो प्रयास कीजिए कि अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयत्न करें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।